हेलो, राम राम, जय श्री राधे। अभी इससे पहली वीडियो में हम लोगों ने सीटेट के लिए ही पढ़ा था और पहला हमने क्या लिया था, पहला टॉपिक हमने लिया था बाल विकास एवं शिक्षण विधि। ये देख रहे हैं आप, ये हमने बताया था 5 सेक्शन है। 5 सेक्शन में क्या क्या है यह आपने देख लिया और इसमें पढ़ ही लिया है आपने कि 5 सेक्शन कौन कौन से हैं। तो पाँचों सेक्शन में से जो पहला है ना, ये बाल विकास एवं शिक्षण विधि, ये हम लोगों ने अब ये टॉपिक लिया है। ठीक है, इन सेक्शन में से पहला सेक्शन ले लिया है हमने और इस पहले सेक्शन के जो 3 पॉइंट हैं, ये बाल विकास एवं अध्यापन, ये देखिए बाल विकास एवं अध्यापन, दूसरा है समावेश शिक्षा, विशिष्ट बालकों को समझना, और तीसरा पॉइंट है सीखना और अध्यापन। ये 3 पॉइंट है ना। तो हम लोगों ने अब ये सबसे पहले ये वाला पॉइंट लिया है, बाल विकास एवं अध्यापन। ठीक है, हम लोग इसी को देख रहे हैं। तो इस वाले टॉपिक में, इस वाले पॉइंट में हमने कितने टॉपिक देखे हैं, ये देखिए बाल विकास लिखा है ना, ये बाल विकास लिखा है ना, देखिए। तो हमने इसमें अभी हमने एक तो फर्स्ट वाला टॉपिक पढ़ लिया, फर्स्ट वाला पॉइंट पढ़ लिया। दूसरा हमने बच्चों के विकास के सिद्धांत यानी सेकंड वाला पॉइंट पढ़ लिया। हमने आपसे कहा था ना कि एक दिन में कम से कम 4 पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे, कम से कम 4 पॉइंट्स। ठीक है, कम से कम 4 पॉइंट्स, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी, तब कुछ होगा। लेकिन प्यार से जब करोगे ना तो एक बार में याद होता चला जाएगा सब कुछ। ठीक है, प्यार से और ध्यान से करना है, ये ज़रूरी है। एक बार नहीं याद हो तो दोबारा देखो उसे, याद कैसे नहीं होगा, काहे याद नहीं होगा भाई, मेहनत करोगे तो बहुत जल्दी याद होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इससे पिछली वीडियो में 2 पॉइंट्स क्लियर किए थे, 2 पॉइंट क्लियर किए थे ये दोनों। लेकिन अब हम इस वाली वीडियो में इन दोनों पॉइंट्स को क्लियर करने वाले हैं। ध्यान से समझना, एक बार में अभी समझ आता है आपको। ठीक है, बहुत मेहनत नहीं करनी है, बस थोड़ा समझना है। अब बच्चे की जगह स्वयं को रख लो। ठीक है, इतना ही करना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब तीसरे पॉइंट की ओर। आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है आनुवंशिकता और पर्यावरण का। चलिए पहले तो हमें ये जानना होगा आनुवंशिकता होती क्या है। आनुवंशिकता का मतलब ये है कि जब लक्षण या गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं तो उसे आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं। यानी कि जब माँ बाप के जो लक्षण होते हैं ना, जो गुण होते हैं ना, वो उनके बच्चे में पहुँचें, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचें, तो वो आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहलाते हैं। ठीक है, लक्षण गुण कैसे, आपने देखा होगा, कुछ बच्चों की नाक बिल्कुल अपने माँ की तरह होती है, कुछ बच्चों की आंखें अपने पिता की तरह होती हैं, कुछ बच्चे की लंबाई अपने पिता पर जाती है, कुछ बच्चों के जो नए नक्शे होते हैं ना अपने माँ बाप की तरह होते हैं। तो बाहर के लोग देख कर बताते हैं, अरे ये तो बिल्कुल अपने बाप जैसा है, अरे ये तो बिल्कुल अपनी माँ जैसी है, ऐसे बोल देते हैं ना। तो यही तो है आनुवंशिकता। एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में पहुँच जाएँ, माँ बाप के लक्षण बच्चे में पहुँच जाएँ, यही तो है आनुवंशिकता। और क्या है, यही है केवल। ठीक है, और लक्षणों में शारीरिक भी आते हैं। ठीक है, और क्या आते हैं, और गुण भी आते हैं। गुण कैसे, शारीरिक तो वो जो शरीर देखकर समझ जाए बाहर के लोग कि हाँ ये बिल्कुल माँ बाप जैसा है, ये उनका जैसा है, इनका जैसा है। और लेकिन गुण में क्या था, गुण में ऐसी चीज़ आती हैं जो उनकी क्रियात्मक इकाई हैं। जैसे कुछ बच्चों के माँ बाप बड़े धार्मिक होते हैं तो बच्चे भी धार्मिक बन जाते हैं। कुछ बच्चों के माँ बाप की कभी कभी ऐसा होता है, कुछ अच्छी आदतें नहीं होती तो बच्चे भी उन बुरी आदतों में पड़ जाते हैं। कुछ माँ बाप जो होते हैं ना, वो उनके अंदर चोरी करने की आदत होती है तो बच्चे भी चोर बनते हैं। यदि कोई माँ बाप ये सोचे कि हम चोरी कर रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा, और वो माँ बाप फिर ये सोचें कि हमारी औलाद अच्छी बन जाए, तो ये संभव नहीं है कि उनकी औलाद अच्छी बनेगी। उनकी औलाद के अंदर भी माँ बाप के ही जीन्स पहुँचेंगे और वो औलाद कहीं ना कहीं, वो बच्चा कहीं ना कहीं चोरी भी करेगा और शायद अपने माँ बाप से ज़्यादा चोरी करेगा। इसलिए कहते हैं अच्छे संस्कार दो, अपने आप को इतना अच्छा बनाओ कि आपकी जब औलाद पैदा हो ना तो वो भी अच्छी पैदा हो। ठीक है, इसलिए कहते हैं। तो आनुवंशिकता क्या है कि जब लक्षण या गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं तो वही वंशानुक्रम या आनुवंशिक गुण कहलाते हैं। ठीक है, ये उसी होती है आनुवंशिकता, यानी कि माँ पिता से किस में पहुँचे, बच्चे में गुण पहुँचे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक वैज्ञानिक ने कहा कि कभी कभी गुण
अपने माँ बाप से न पहुंचकर अपने दादा दादी से बच्चे में पहुंच जाते हैं। कैसे? माँ बाप से ना पहुंचकर दादा दादी से बच्चे में पहुंच जाते हैं गुण। ऐसा भी होता है कभी कभी। तो ये क्या कहते हैं, यानी कि जो ग्रांड पेरेंट्स हैं ना, जो ग्रांड पेरेंट्स हैं उनके गुण कभी कभी ग्रांड जनरेशन में पहुंच जाते हैं। ठीक है, ग्रांड पेरेंट्स के गुण कभी कभी ग्रांड जनरेशन में पहुंच जाते हैं। ये भी आनुवंशिकता कहलाती है। लेकिन ये जो थ्योरी दी थी ना, इस थ्योरी को गाल्टन थ्योरी, ठीक है, इस थ्योरी को गाल्टन थ्योरी कहते हैं। ये लिखा है ना, देखिए इस लाइन देखिए, कभी कभी लक्षण ग्रांड जनरेशन से भी ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, ग्रांड पेरेंट्स से ग्रांड जनरेशन में भी आते हैं ना, तो उसे कहते हैं गाल्टन थ्योरी। गाल्टन ने सिद्धांत दिया था ये, और इसी थ्योरी को गाल्टन ने बायोमेट्री थ्योरी नाम दिया था। ठीक है, क्या नाम दिया था? बायोमेट्री थ्योरी। इस नाम को बहुत बढ़िया तरह याद करना क्योंकि पूछा जाता है। गाल्टन थ्योरी क्या है, बायोमेट्रिक थ्योरी क्या है? तो याद रखना कि जब ग्रांड पेरेंट्स से यानी कि दादा दादी या नाना नानी से लक्षण जब उनके संतान की संतान में पहुंचते हैं, यानी कि उनके पौत्र में पहुंचते हैं, उनकी नाती नातिन में पहुंचते हैं, तो वो कहलाती है बायोमेट्रिक थ्योरी या गाल्टन थ्योरी। ठीक है, आपने समझ लिया आनुवंशिकता के बारे में। अब हम समझते हैं पर्यावरण के बारे में। तो पर्यावरण क्या है? बच्चे के और पास का वो सारा क्षेत्र जो बच्चे को प्रभावित करे, बच्चे के आसपास का वो सारा क्षेत्र या वो सभी व्यक्ति या वो समुदाय जो बच्चे पर प्रभाव डालें, वो पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। वो पर्यावरणीय प्रभाव कहलाता है। ठीक है, जैसे कि जो बच्चे के अलावा जितने लोग उसके आसपास रहते हैं, उनके माँ पिता दोस्त नाते रिश्तेदार सब होते हैं ना, तो वो जो भी असर डालेंगे तो क्या होगा, वो पर्यावरणीय प्रभाव के अंतर्गत आएगा। समुदाय होगा, मतलब बच्चे ने अपना एक ग्रुप बना लिया, ग्रुप के साथ खेल रहा है, दोस्त हैं नाते रिश्ते और सब हैं, उनके संग खेल रहा है। एक समुदाय है या समाज का ये कोई समुदाय है, बच्चे पर कुछ ना कुछ असर डालता है ना। वो बच्चा स्कूल जाता है तो समाज के लोग ही कुछ कह देते हैं, अरे वाह छोटा सा स्कूल जा रहा है, बड़ा होशियार है बेटा, अच्छी तरह जाना, ध्यान रखना और चॉकलेट लेना, हमारी तरफ से बहुत सारी बातें करते हैं ना। तो ये बच्चे के अलावा जो भी हैं उसके आसपास और जो उस पर गहरा असर डालें, जो उस पर प्रभाव डालें, वही पर्यावरणीय प्रभाव में आते हैं। ठीक है, वही पर्यावरणीय प्रभाव कहलाता है। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। हम प्रयास कर रहे हैं आपको समझाने का, लेकिन आप तभी समझेंगे जब आप समझना चाहेंगे। ठीक है, कोशिश करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया आनुवंशिकता क्या, पर्यावरण क्या है। लेकिन अब इनके विषय में कुछ लोगों ने अपनी अपनी परिभाषाएँ दी। इनके विषय में कुछ परिभाषाएँ दी जो मुख्य लोग थे उन्होंने। तो एक डगलस और हॉलैंड नाम के विद्वान थे। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था देखो भैया, वंशानुक्रम के अंतर्गत यानी कि आनुवंशिकी के अंतर्गत क्या क्या आता है। उन्होंने कहा कि वे सभी रचनाएं, भौतिक विशेषताएं, कार्य तथा क्षमताएं आती हैं। यानी कि आनुवंशिकी में वो सारी रचनाएं आती हैं, सारी क्रिएटिविटी आती हैं, सब भौतिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताएं कैसी? जो शारीरिक रूप रंग की होती हैं वो भी आती हैं, और वो कार्य और क्षमताएं भी आती हैं जो बच्चे को अपने माता पिता से मिली हैं। यानी कि जो बच्चे में अपने माता पिता या पूर्वजों से अर्जित किए हैं बच्चे ने। ठीक है, ये मैं की जगह ने कर लेना यहाँ पर, नहीं। डगलस और हॉलैंड ने कहा था कि वंशानुक्रम के अंतर्गत वे सभी रचनाएं, भौतिक विशेषताएं और कार्य तथा क्षमताएं आती हैं जो बच्चे ने अपने माँ बाप से या पूर्वजों से अर्जित की हैं। ठीक है, याद रखना इस कहानी को। इस कहानी में डगलस और हॉलैंड बोल रहे हैं। उन्होंने एक नहीं, उन्होंने 3-4 चीज़ों के बारे में कहा है, ध्यान रखना। देखिए, परिभाषाएं याद होना बड़ा मुश्किल होता है, परिभाषा याद नहीं हो पाती है, लेकिन उनके कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो याद रखने होते हैं। तो ये याद रखना कि डगलस और हॉलैंड ने क्या कहा, कुछ चीज़ों को इकट्ठा करके कहा उन्होंने कि रचनाएं, भौतिक विशेषताएं, कार्य क्षमताएं, ये सब जो चीज़ें हैं बच्चे पर जो प्रभाव डाल रही हैं, ये सब जो चीज़ें आ रही हैं ना, ये बच्चे पर अपने माँ बाप की वजह से आ रही हैं। बच्चा इन्हें अपने माँ बाप और पूर्वजों से अर्जित करता है इन चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि भौतिक विशेषताएं भगवान तो बनाकर भेजते ही हैं सारी चीज़ें, लेकिन माँ बाप से भी कुछ मिलता है ना, वो है कार्य करना और कार्य करने की क्षमताएं जो है वो भी अपने माँ बाप से जीन्स के द्वारा ट्रांसफ़र होती हैं बच्चे के अंदर।
तो डगलस हॉलैंड ने यही बात कही थी। किसी भी तरह से इसको ज़रा याद रखना इस परिभाषा को, ठीक है। और एक वैज्ञानिक और थे, एक विद्वान थे, उनका नाम था रूथ बेनेडिक्ट। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि माता पिता से संतान में हस्तांतरित होने वाले गुणों को आनुवंशिक गुण या वंशानुक्रम कहते हैं। उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि माता पिता से संतान में जो गुण पहुँचते हैं ना, माता पिता से संतान में जो गुण हस्तांतरित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो वंशानुक्रम कहलाते हैं, वो आनुवंशिक गुण कहलाते हैं, ठीक है। याद रखना है इसे। क्या कहा था इन्होंने? माता पिता से संतान में गुणों का हस्तांतरण होना वंशानुक्रम कहलाता है, ठीक है। अब तीसरे वैज्ञानिक हैं जेम्स डेवर। तो जेम्स डेवर ने 2 चीज़ों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का बच्चे में हस्तांतरण होना। किसका? शारीरिक और मानसिकता, ठीक है। इसको तो आप याद कर सकते हैं जेम्स डेवर के नाम से ही। तो जेम्स में देखिए, जेम्स म और स दोनों आ रहा है, तो यहाँ मानसिक और शारीरिक। जो मानसिक और शारीरिक क्षमताएं माँ बाप से बच्चे में पहुँचें या हस्तांतरित हों, वही आनुवंशिकी कहलाती है, वही वंशानुक्रम कहलाता है, ठीक है। याद रखना इस बात को कि जेम्स डेवर ने क्या कहा था? शारीरिक और मानसिक दोनों विशेषताएं पहुँचती हैं बच्चे के भीतर माँ बाप से, ठीक है। ये कहलाता है क्या? आनुवंशिकी या वंशानुक्रम। अब चौथे वैज्ञानिक हुए वुडवर्थ। वुडवर्थ ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि वातावरण या पर्यावरण में वे सभी तत्व आते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। पर्यावरण में कौन कौन से तत्व आते हैं? वो सभी तत्व आते हैं जो व्यक्ति को प्रभावित करते रहे हैं। बच्चा जब से पैदा होता है ना, तभी से कुछ ऐसे तत्व हैं जो बच्चे को प्रभावित करते हैं। बच्चा पैदा हुआ, घर वाले आसपास आ गए, बच्चा बड़ा हुआ, दोस्त लोग पास में आ गए, थोड़ा बड़ा हुआ, बच्चा स्कूल में पहुंच गया, टीचर्स लोग पास में आ गए। तो वो सभी तत्व, ये सब तत्व ही तो हैं जो बच्चे के आसपास आ रहे हैं जैसे जैसे उसकी अवस्था बढ़ रही है। तो वो सभी तत्व जो बच्चे के जीवन आरंभ करने के समय से आए हैं और बच्चे के जीवन आरंभ करने से समय से बच्चे को प्रभावित कर रहे हैं, वही क्या कहलाते हैं? वही वातावरण या पर्यावरण कहलाते हैं, वही पर्यावरणीय प्रभाव कहलाता है, ठीक है। दोबारा इसे सुन लेना एक बार, समझ आएगा अच्छी तरह से आपको, ओके। तो ये इन मुख्य लोगों ने मुख्य परिभाषा दी, लेकिन इनके अलावा 1-2 और हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया। वो क्या था? देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम आता है। अब आनुवंशिकी की बात हो और मेंडल का नाम ना आए, ये तो भैया संभव ही नहीं है, क्योंकि जो आनुवंशिकता के जनक कहलाते हैं ना, आनुवंशिकी के जो जनक है ना, वो मेंडल साहब ही हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल ही हैं। उन्होंने तो मटर के पौधे पर एक बड़ा सा प्रयोग किया था, मटर के दानों पर किया था ना, ये वही मेंडल हैं जिन्हें आनुवंशिकी का जनक कहते हैं, ठीक है। इनके अलावा भी एक बीजमैन नाम के एक विद्वान हुए, वैज्ञानिक हुए। अब बीजमैन ने क्या होता है? बीजमैन ने कुछ बताया तो बीजमैन ने तो बीज के बारे में ही बताया होगा। उन्होंने ये कहा कि माता पिता से जो बीज कोष प्राप्त होता है, बीज कोष क्या? जो क्रियाएं प्राप्त होती हैं, जो जीन्स प्राप्त होते हैं, जो मुख्य लक्षण या गुण प्राप्त होते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होते। बीजमैन के नाम से ही आप याद रखना, यहाँ भी बीजमैन उन्होंने नाम दिया है और यहाँ भी बीज कोष नाम दिया है। तो जहाँ बीज कोष दिखाई दे रहा है, बीजमैन को टिक कर देना। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने यही कहा कि माता पिता से जो बीज कोष प्राप्त होता है ना, जो जीन्स प्राप्त होते हैं ना, जो लक्षण प्राप्त होते हैं ना, वो कभी ख़त्म होते ही नहीं है। वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर चलते रहते हैं, निरंतर बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने और हमने ये समझा कि आनुवंशिकी का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे के जीवन पर और पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। इन सब में बच्चे को रखना है, ठीक है, ध्यान रखना। बच्चे को न रख पाओ तो खुद को रख लेना, आप भी बच्चे ही हो, ओके। लेकिन यहाँ प्राइमरी स्टूडेंट्स की बात चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा तीसरा टॉपिक, ठीक है। चौथा टॉपिक क्या है? चौथा टॉपिक है समाजीकरण की प्रक्रियाएँ। तो समाजीकरण कैसे होता है बच्चे का और समाजीकरण से होता क्या है? बात यह है समाजीकरण में कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बच्चे समाज में रहकर सीखता है, और ये जो समाज में रहकर सीखता है ना, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वो निरंतर सीखता रहता है, लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती बच्चे की, कितना भी बूढ़ा हो जाए फिर भी सीखता है।
और जो ये कह दे कि भैया मैंने पूरा सीख लिया, मैं परिपक्व हो गया, तो उससे ज़्यादा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि पूरा तरह हर चीज़ को जो सीख जाए ऐसा तो कोई जन्मा ही नहीं, जो परिपूर्ण हो जाए वो जन्मा ही नहीं, भगवान के अलावा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता ऐसा। ठीक है, याद रखना। तो ये क्या है, समाजीकरण की प्रक्रिया कैसी है, इसमें बच्चा समाज से सीखता है। ठीक है, और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब जो बच्चे को सिखाती हैं ना कि क्या करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए, तो ऐसी कुछ एजेंसी हैं, ठीक है, जिन्हें समाजीकरण की इकाइयाँ या एजेंसी के नाम दिया गया है। तो ये कैसी होती हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एक होती हैं सक्रिय, दूसरी होते हैं निष्क्रिय। सक्रिय वो होती हैं जो बच्चे पर डायरेक्ट इफेक्ट डालती हैं, जो सीधा प्रभाव डालती हैं बच्चे पर, और निष्क्रिय वो होती हैं जो सीधा नहीं डालकर वो इनडायरेक्ट वे में प्रभाव डालती हैं। ठीक है, सक्रिय कौन, जो सीधा प्रभाव डालें समाजीकरण की प्रक्रिया में बच्चे के ऊपर। सीधा प्रभाव कौन डालते हैं, सीधा प्रभाव डालते हैं घर के लोग, माँ बाप, परिवार, दोस्त, मित्र, स्कूल। हाँ, ये सब सीधा प्रभाव डालते हैं ना बच्चे पर। तो जो सीधा प्रभाव डालें वो क्या होती है, सक्रिय एजेंसी, सक्रिय एजेंट्स। लेकिन जो सीधा प्रभाव न डालें वो कौन से होते हैं, वो निष्क्रिय एजेंट या पैसिव। ठीक है, पैसिव एजेंट्स बोलते हैं उन्हें। अब निष्क्रिय में कौन कौन आते हैं, इनमें आते हैं रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, पुलिस स्टेशन, लाइब्रेरी, ऐसी चीज़ जो बच्चे से दूर हैं, बच्चा लेकिन उनके बारे में जानता है क्योंकि घर वालों ने इतना बता दिया है कि बेटा वहाँ रेलवे स्टेशन है, वहाँ रेल चलती हैं, वहाँ एयरपोर्ट है, वहाँ हवाई जहाज आते हैं, जल्द वहाँ से जाते हैं, उड़ते हैं, इस तरह से सारी चीज़ें। यहाँ पुलिस स्टेशन है, वहाँ लोगों की बात सुनी जाती है, लोगों की हेल्प की जाती है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे पर असर तो डालती हैं, लेकिन डायरेक्ट वे में असर नहीं डालेंगी, ये इनडायरेक्ट वे में असर डालेंगी, ये घुमाकर असर डालेंगी। बच्चे के मन में ये धारणा तो बनी हुई है, पुलिस स्टेशन में क्या होता है, रेलवे स्टेशन में क्या होता है, एयरपोर्ट में क्या होता है, सब पता है उसे, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं समझ पा रहा उन बातों, क्योंकि वो उनसे परिचित नहीं है ज़्यादा ना। और जो सक्रिय हैं ये डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं, याद रखना है इस बात को। सक्रिय में कौन कौन आता है, जो उसके आस पड़ोस के लोग हैं, जो स्कूल है, जो परिवार है, ये सब चीज़ें आती हैं उसमें सक्रिय में। तो समाजीकरण की जो इकाइयाँ हैं वो सक्रिय और निष्क्रिय होती हैं। और समाजीकरण की जो प्रक्रिया में कि बच्चा समाज से कुछ सीखता है, दूसरा ही निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, आगे क्या है कि समाज की प्रक्रिया को पूरी करने वाली इकाइयाँ। तो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है ना, उसको पूरा करने वाली कुछ इकाइयाँ हैं। इकाइयाँ कौन कौन सी, आपने भी देखा, हमने बताया सक्रिय और निष्क्रिय। ठीक है, ये क्या थी, ये इकाइयाँ थी मुख्य रूप से समाजीकरण की करने वाली इकाइयाँ थी, सक्रिय और निष्क्रिय मुख्य रूप से। ठीक है, ये थी। अब ये जो इकाइयाँ हैं ना, जिनमें हमने आपको बताया, ये वाला फर्स्ट वाला देखिए, सक्रिय इकाइयाँ जो हैं, अब इन्हें हम आगे देखेंगे। ठीक है, क्योंकि पूरा तो इन्हीं के अनुसार होता है। ओके, पूरा तो इन्हीं के अनुसार होता है सब कुछ। देखिए यहाँ लिखा है समाजीकरण की प्रक्रिया पूरा करने वाली इकाइयाँ। तो कौन कौन है जो समाजीकरण की प्रक्रिया को पूरा कराने में बच्चे की सहायता करता है। पहला है परिवार, ये सक्रिय इकाई ही तो है। परिवार में क्या होता है, परिवार समाजीकरण की पहली इकाई है। बच्चा अपने परिवार से ही सब कुछ सीखता है सबसे पहले, और या फिर ये कहो कि परिवार समाजीकरण का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि वहाँ रहकर बच्चा हर प्रकार के नैतिक शिक्षा भी सीखता है और समायोजन भी सीखता है और आदर्श भाव भी सीखता है, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास भी होता है उसका, तो सब सीखता है परिवार से। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम लोग इन परिवार के अलावा भी और बात करने वाले हैं, इसलिए हम और बातों को भी देखेंगे और चीज़ों को भी देखेंगे। ठीक है, तो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने वाली जो पहली इकाई है वो है परिवार। ठीक है, याद रखना, परिवार और पहली गुरु माता। ठीक है, याद रखना ये बात। और दूसरा क्या है, दूसरी इकाई कौन है, दूसरी इकाई विद्यालय। बच्चा परिवार से बहुत कुछ सीख गया, माँ बाप ने सिखाया बेटा आपको अपने घर में ऐसे रहना है, इस तरह व्यवहार करना है, ये सब सिखाया। और फिर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, सीखा बेटा अब आप स्कूल जाओ। अब बच्चा विद्यालय पहुँचा, वहाँ जब पहुँचा ना तो उसने क्या सीखा, वहाँ उसने कर्तव्य निष्ठा सीखी। वहाँ वो कर्तव्य से बंद नहीं लगा कि मुझे ये कार्य करना चाहिए और मैं ये करूँगा तो फिर क्या होगा, मैं अच्छा बच्चा बन जाऊँगा। विद्यालय में वो कर्तव्य निष्ठा सीखा, वो पंचुअलिटी सीखा, वो नियम के अनुसार जाना सीखा, वो अच्छी तरह स्कूल की यूनिफॉर्म पहनना सीखा, वो समायोजन करना सीखा। समायोजन आपने देखा होगा, एक बच्चा अपने घर पे जब रहे तो
अकेले एक रूम में भी रह लेता है, बहुत सारे टॉयज़ के साथ खेलता रहता है वो। लेकिन जब स्कूल में पहुंचता है तो उसको बहुत सारे टॉयज़ नहीं मिलते हैं, और उसको बहुत सारे टॉयज़ में से 1 या 2 को लेना होता है और बाकी अपने मित्रों के साथ भी रखना होता है ना, शेयर करना पड़ता है। एक सीट पर घर पर बच्चा रहे तो एक सीट पर अकेला बैठ जाएगा, किसी को नहीं बैठने देगा उसका मन होगा तो। और यदि वो स्कूल में वही बच्चा पहुंच जाए तो एक सीट पर खुद अकेला नहीं बैठ सकता, कम से कम 3-4 स्टूडेंट बैठेंगे वहाँ, और बच्चा कुछ नहीं कहेगा उनसे। वो समायोजन का भाव सीखता है, वो समायोजन करना सीख जाता है विद्यालय में जाकर, ठीक है। वो सहयोग करना सीख जाता है, जब उसका मित्र कुछ कार्य करके नहीं लाता तो उसका सहयोग भी कर देता है, वो ऐसा भी होता है। वो खाना खुद खा रहा हो, उसका मित्र बोल दे भैया मुझे भूख लगी, मुझे खिला देना, मुझे भी खिला दो, वो भी खिला देता है। स्नेह प्यार सब सीख जाता है विद्यालय में जाकर बच्चा। हाँ, तो नियम, कर्तव्य निष्ठा, समायोजन, सहयोग, स्नेह, ये सब लेता है। इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है बच्चे पर विद्यालय में जाकर, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरी इकाई है शिक्षक। अब देखिए, टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है एक बच्चे की लाइफ में, बहुत बड़ा रोल होता है। जब कोई अच्छा शिक्षक होता है ना तो बच्चे उसे अपना आदर्श मान लेते हैं। जैसे हमारे एक यादव सर थे, और तो यादव सर इतना अच्छा पढ़ाते थे और बहुत अच्छा पढ़ाते थे वो, तो उनकी जो शिक्षा थी ना हम लोगों के हृदय में घर कर गई। इतना आनंद के साथ वो पढ़ाते थे कि पढ़ने में बड़ा मज़ा आता था, बहुत अच्छा लगता था पढ़ने में। तो कुछ समय तक ऐसा रहा कि उनको देखकर बस ये लगा ये हमारे आदर्श हैं, तो उनसे हम बहुत सीखे, बहुत कुछ सीखा उनसे हमने। कभी कभी तो ऐसा भी हो गया उनकी तरह चलना भी सीखने लगे। मतलब ऐसा होता है ना कि जब कोई शिक्षक अच्छा होता है तो उसको हम उसकी आदतों को हम लोग बच्चे लोग आत्मसात कर लेते हैं कि वो ऐसे चलते हैं, वो ऐसे पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाने का ढंग ऐसा, वो इस चीज़ को इस तरह समझाते हैं। तो यही होता है ना, तो इसलिए कहते हैं एक शिक्षक यदि अच्छा हो जाए ना तो वो बहुत बड़े समाज को सुधार सकता है, वो बहुत बालकों को सुधार सकता है। और जब बालक सुधर गए ना, जब बालकों का विकास सुंदर तरह हो गया ना, तो एक बालक फिर आगे चलकर न जाने कितने बालकों को सुधारेगा, जाने कितने बालकों का भविष्य का सुंदर निर्माण करेगा। इसलिए तो शिक्षक को अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं टेम्परेरी शिक्षा ले ली और पास करके चले गए, खुद ही उल्टा पढ़ ली और दूसरों को भी उल्टा पढ़ा दिए, तो ये तो भैया बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। खैर छोड़िए, चलते हैं अपनी कथा में, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या था, शिक्षक। शिक्षक का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर, और ये शिक्षक समाजीकरण का ही हिस्सा हैं। ओके। चौथा है खेल। तो अच्छा, खेल जो होता है, खेल भी तो बहुत बड़ा प्रभाव डालता है बालक पर। जब बच्चा खेल खेलता है तो उसके अंदर टीम के साथ सहयोग करने की भावना होती है, वो टीम लीड भी करता है और एक टीम में रहना भी सीखता है। टीम के साथ सहयोग की भावना पैदा हो जाती है। हमारा मित्र हमारे साथ खेला, उसके पैर में चोट आ गई तो भाई तू बैठ जा, हम तेरी जगह खेलेंगे, तू बैठ उधर। ये सब होना शुरू हो जाता है। एक सहयोग की भावना पैदा होती है उसके अंदर, एक अपनापन झलकने लगता है उसके अंदर। हाँ, अपना सा लगता है, हमारी टीम हार रही है तो हम आगे हो जाएं, इस तरह ना। दूसरा, वो इमोशंस पर नियंत्रण भी रखता है। यदि खेलते खेलते कहीं वो हार रहा है ना तो वो रोने नहीं लगेगा, थोड़ा दुख जरूर होगा लेकिन रोएगा नहीं। पर जो सामने वाली टीम है ना वो जीत रही है, उसको वो कॉन्ग्रेचुलेट भी बोलेगा, कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलेगा। यही तो है, खेल भी तो सिखाता है भैया समाजीकरण, की समाज में कैसे रहना है, कैसे आपको इमोशंस पर कंट्रोल करना है, कैसे आपको टीम को लीड करना है, टीम का सहयोग कैसे करना है, खेल भी सिखाता है, ठीक है। अब देखिए, ये आपने समझ लिया कि समाजीकरण की इकाइयाँ कौन सी हैं, सक्रिय और निष्क्रिय हैं, और वो इकाइयाँ जो हैं उनमें सक्रिय कौन कौन सी हैं आप समझ गए। परिवार, विद्यालय, शिक्षक, खेल, ये सब हैं। और फिर क्या है कि समाजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने में जो मुख्य भूमिका निभाते हैं, मुख्य भूमिका कौन कौन निभाते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने में। तो देखिए ये है, देखिए यहाँ 4 चीज़ें लिखी हैं, पालन पोषण, सहयोग, अनुकरण और पुरस्कार एवं दंड। पालन पोषण कैसा, एक बच्चा है, ठीक है, उस बच्चे का जिस तरह से पालन पोषण परिवार में होता है ना तो बच्चा आगे चलकर वैसा ही बनता है। जैसे एक बच्चा है, ठीक है, और उसका परिवार अच्छा है तो माँ बाप उसे बड़े प्यार से पालते पोसते हैं, अच्छा खाना देंगे, नियम के अनुसार उठाएंगे, अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो ऐसा बच्चा जो होता है ना, जो अच्छे पालन पोषण होता है उसका, जो अच्छे फैमिली में रहता है, अच्छे संस्कार गेन करता है, तो वो बच्चा चाहे जहाँ जाकर एडजस्ट हो जाता है, हर एक के बीच में जाकर एडजस्ट हो जाता है। वो एक अच्छे बच्चे की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। वो चाहे जहाँ जाकर एडजस्ट हो जाता है और समायोजन कर लेता है हर एक के साथ मिलकर, और जब समायोजन कर लेता है वो तो समाजीकरण का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। तो वो समाज का हिस्सा बन जाता है,
याद रखना है इस बात को। ओके, तो पालन पोषण का बड़ा गहरा असर पड़ता है बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया पर। लेकिन वहीं जब दूसरी ओर किसी बच्चे का पालन पोषण बड़ी गलत तरह से हो, बड़ी गलत तरह से हो, यानी कि गलत तरह से कैसे? एक बच्चा पैदा हुआ, माँ बाप ने उसे रोड पर छोड़ दिया। कुछ होते हैं ना लोग, बच्चे को कहीं फेंक दे चले गए, तो अब वो बच्चा क्या करे? वो तो कुछ जानता नहीं। अब वो धीरे धीरे जैसे तैसे करके बड़ा हुआ, जहाँ रह रहा है लोगों ने उसकी केयर नहीं की। अब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, लेकिन खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा, तो क्या करेगा? चोरी करेगा, कहीं से कुछ ना कुछ उठा कर ले आएगा, चुरा कर ले आएगा, ऐसा होता है ना। तो उसकी परवरिश अच्छी तरह नहीं हुई, पालन पोषण अच्छा नहीं हुआ, इसलिए वो बच्चा सही से समाज में एडजस्ट नहीं हो पाता। वो समाजीकरण की प्रक्रिया जो होती है उसमें एडजस्ट नहीं हो पाता, समाज का हिस्सा नहीं बन पाता सही से। इसलिए कहते हैं कि पालन पोषण का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया में। पालन पोषण अच्छा करो। यदि पालन पोषण गलत हुआ ना, तो बच्चा चोर बनेगा, बच्चा गलत आदत में पड़ेगा, और जब गलत आदत में पड़ेगा या चोर बनेगा, तो वो हर तरह के माहौल में एडजस्ट नहीं हो पाएगा, उसे लोग निकाल देंगे अलग। इसलिए पालन पोषण अच्छा होना चाहिए बच्चे का। ठीक है, ये देखिए क्या क्या हो रहा है। और देखिए तीसरी चीज़ आती है अनुकरण। अनुकरण में क्या है? अनुकरण में क्या है? अनुकरण में हमने बताया था नकल करके सीखना। इसमें क्या करता है बच्चा? देखिए, पहला तो पालन पोषण, दूसरा सहयोग। सहयोग क्या? एक बच्चा परिवार में रहता है, ठीक है, एक बच्चा क्या करता है? परिवार में रहता है। वो बच्चा परिवार में रहता है, ओके, और परिवार में जब रहता है तो माँ बाप कहते हैं, बेटा ये तेरी बहन है, और ये जो बहन है ना, इसका साथ दिया कर, क्योंकि ये तेरा साथ देती है, इसका सहयोग किया कर, कहते हैं ना माँ बाप। तो बच्चा क्या करता है? उसके साथ कोऑपरेट करता है, अपनी बहन के साथ, अपने भाई के साथ कोऑपरेट करता है। माँ बाप ने जो कहा बच्चे ने सीख लिया, तो सहयोग की भावना पैदा हो जाती है। तो ये सहयोग है ना, ये भी समाजीकरण की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है बच्चे की लाइफ में। बच्चे के लिए बच्चा परिवार से और बहुत जगहों से सहयोग करना सीखता है, ठीक है। फर्स्ट हुआ पालन पोषण, दूसरा हुआ सहयोग सीखना। एक बच्चा खेल रहा है, अपने खिलौनों से खेल रहा है, तभी बहन आ गई, बहन ने कहा भैया मुझे दे देना, उसने कहा नहीं मैं नहीं दूंगा। माँ ने आकर कहा बेटा दो ना, इसने भी तो तुम्हें दिया था ना, तो दो, ये तुम्हारी बहन है ना, इसका भी मन है ना खेलने का, तो दो। या फिर बहन खेल रही है और भाई ने मांग लिया, बहन ने मना कर दिया, माँ बाप ने आकर कहा नहीं नहीं दे दो बेटा, तुम्हारा भाई है ये, दे दो, ऐसे खेलने दो ना, तुम्हारा भाई ही तो है ना, सहयोग करो इसका। या फिर बच्चा कुछ काम कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा सही से, तो अब क्या होगा? अब उसके परिवार वाले आकर उसका सहयोग करेंगे, तुमसे ये नहीं हो रहा तो हम करा देते हैं। यानी कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है ना, उसमें सहयोग का बड़ा रोल है। ये सहयोग जो होता है ना, सहयोग जो प्राप्त होता है, जिस बच्चे को सहयोग प्राप्त हो जाए तो वो बच्चा समाज का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि जब उसे सहयोग प्राप्त होगा तो वो किसी और का भी सहयोग करने के लिए तैयार हो जाएगा। जब तैयार हो जाएगा तो समाज का हिस्सा बन ही जाएगा, क्योंकि अपने अलावा जो भी चीज़ें होती हैं, जो व्यक्ति या कोई भी होते हैं, वो समाजीकरण का ही तो हिस्सा हैं, वो समाज का ही तो हिस्सा हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है समाजीकरण की प्रक्रिया में? अनुकरण, यानी कि नकल करके सीखना। अनुकरण का मतलब होता है नकल करके सीखना। हमने आपको इससे पहली वाली वीडियो में एक उदाहरण दिया था कि कुछ बच्चे ऐसा होता है ना कि जब माँ रोटी बनाती हैं, रोटी बेलती हैं, तो छोटे छोटे बच्चे ऐसे होते हैं, अरे हम भी बेलेंगे, हम भी करेंगे। तो जैसे माँ ने साड़ी पहनी है, छोटे छोटे बच्चे ऐसे एक दुपट्टा लेकर बांध लेती हैं और सोचती हैं कि हम भी माँ बन गए हैं और हम भी छोटे से फैमिली के बड़े मेंबर बन गए हैं। तो वो क्या, चकला बेलन लिए और उस पर एक आटे की लोई रखी और बेलना शुरू कर दिया। ऐसे छोटे छोटे बच्चियाँ करते हैं, खेल खेलती हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे भी पारिवारिक खेल खेलते हैं, गुड्डा गुड़िया रख लेंगे, ये सब खेल खेलते हैं ना। एक को मम्मी बना दिया, एक को पापा बना दिया, एक को बालक बना दिया, ऐसे खेल खेलते हैं। तो बच्चे नकल करके ही सीखते हैं सारी चीज़ें अधिकतर, ठीक है, याद रखना, नकल करके सीखते हैं। और जब वो नकल करके सीखते हैं ना, अनुकरण करते हैं ना, तो वो समाज का हिस्सा ही बन जाते हैं, क्योंकि ये सारी प्रक्रियाएं समाजीकरण की प्रक्रिया है, ये समाज का ही तो हिस्सा हैं। तो बच्चे नकल करके सीखते हैं। यदि किसी के पापा सुबह सुबह उठकर ऑफिस जाते हैं, तैयार होकर ऑफिस जाते हैं,
और अपने माँ बाप के चरण छूकर जाते हैं, तो वो बच्चा जो है ना, वो बच्चा भी क्या करता है, सुबह सुबह उठकर स्कूल के लिए तैयार होता है और फिर वो बच्चा अपने माँ बाप के चरण छूता है और अपने जो बड़े हैं ना सबके चरण छूकर जाता है और उन्हें प्रणाम करके जाता है। इसलिए कहते हैं कि बच्चे के सामने ऐसे काम करो जो अच्छे हों, जिन्हें बच्चा नकल करके सीखे तो बस उस बच्चे की ज़िंदगी सुंदर बन जाए। इसलिए कहते हैं कि अच्छे काम करने चाहिए। तो बच्चा नकल करके सीखता है। अनुकरण का मतलब है नकल करके सीखना, ठीक है, नकल करके सीखना। बच्चे के अकेले में कुछ भी करो, ठीक है, लेकिन जब आप बच्चे के सामने हो तो सोच समझ कर बोलें, सोच समझ कर कार्य करें। ओके। चौथी प्रक्रिया है समाजीकरण की, पुरस्कार एवं दंड। इसमें क्या है, इसमें ये है कि देखिए 2-4 बच्चे थे, आपको अभी कल की घटना बताते हैं हम। 2-4 बच्चे थे, वो सामने से निकल के जा रहे थे। अब बाहर एक गाड़ी खड़ी थी, बोलेरो। एक बंदे ने नई गाड़ी ली, बिल्कुल बोलेरो गाड़ी खड़ी हुई थी। अब क्या हुआ कि उन 4 बच्चों में से एक बच्चा तो निकल कर अलग चला गया, लेकिन 3 बच्चे रहे। उन 3 बच्चों ने उस नई वाली गाड़ी में ईंट मारना शुरू कर दिया, पत्थर मारना शुरू कर दिया। बच्चे छोटे हैं, अभी 5-6 साल के बच्चे हैं, 7-8 साल के बच्चे हैं वो, ठीक है। तो उन्होंने छोटे छोटे पत्थर मारना शुरू कर दिया। अब जैसे ही पत्थर मारा तो क्या हुआ कि वो जो बच्चा गया था ना, उन तीनों बच्चों को छोड़कर अलग गया था, वो दौड़ता हुआ आया और उसने पहले उन बच्चों को समझाया कि तुम ये मत करो, इनका शीशा टूट जाएगा और इनका शीशा टूट गया तो ये लोग मारेंगे हमें, इसलिए ये मत करो तुम। लेकिन वो तीनों बच्चे नहीं माने और वो गाड़ी में ईंट मारते रहे, थोड़े छोटे छोटे पत्थर मारते रहे। अब क्या हुआ, वो बच्चा जो अलग था उन तीनों से, था तो उनके संगी, लेकिन वो अलग हो गया था ना, ईंट मारने में उसका कोई हाथ नहीं था। तो वो गया दौड़ता हुआ उस गाड़ी के मालिक के पास। उसने कहा कि देखिए वो बच्चे ईंट मार रहे हैं वहाँ पर, आप जाइए देखिए। तो जैसे ही वहाँ गया वो बच्चा, उसने उसके मालिक से कहा, तो उस गाड़ी के मालिक ने कहा ठीक है मैं जाकर देखता हूँ। अब वो आया, उसने तीनों बच्चों को पकड़ लिया, तीनों बच्चों को पकड़कर एक एक थप्पड़ भी मार दिया। तो अब ये क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि जो पुरस्कार और दंड है ना, इसमें क्या होता है कि जिस बच्चे ने गाड़ी के मालिक को आकर बताया कि अंकल आपकी गाड़ी के शीशे में वो लोग पत्थर मार रहे हैं, तो उस बच्चे को उन अंकल ने, जिनकी गाड़ी थी, उन्होंने उस बच्चे से कहा बेटा तूने मेरी गाड़ी का शीशा बचा दिया, लेकिन नहीं तो ये लोग तो फोड़ ही देते। तो उन अंकल ने उस बच्चे को बड़ी शाबाशी दी और थैंक यू बोला। तो ये थैंक यू और शाबाशी ये पुरस्कार ही तो है, हाँ पुरस्कार ही तो है। तो अब बच्चे के अंदर एक गुण पैदा हो गया। गुण कैसा पैदा हो गया, बच्चे के अंदर ये भावना आ गई कि मैंने इनके लिए अच्छा काम किया है, इसलिए उन्होंने मुझसे थैंक यू कहा, मुझे चॉकलेट दी और मुझे शाबाशी दी। तो ये पुरस्कार ही तो है। बच्चा समाजीकरण का हिस्सा इस पुरस्कार की प्रक्रिया के द्वारा भी तो बनता है ना। तो पुरस्कार उस बच्चे को मिला, लेकिन दंड किसको मिला, दंड भी उस बच्चे को कहीं ना कहीं दिखाई दिया। उसने सोचा ये मेरे 4 दोस्त थे, मेरे 3 दोस्त थे, इन्होंने बुरा किया इसलिए इनके गाल पर थप्पड़ मारे इन अंकल ने। तो अब वो बच्चे को जो पुरस्कार मिला है उससे तो वो ये साबित हो गया उस बच्चे के भीतर कि मैं अच्छा काम करूँगा तो मुझे चॉकलेट मिलेंगी, मुझे शाबाशी मिलेगी और अंकल मुझे थैंक यू भी बोलेंगे। लेकिन यदि मैं अपने फ्रेंड्स की तरह कुछ गलत काम करूँगा, उनकी गाड़ी में ईंट मारूँगा, तो वो अंकल मुझे बच्चों की तरह पिटाई लगा देंगे, जैसे बच्चों को पिटाई लगे ऐसे मेरे लगा देंगे। तो बच्चा सीखा ना, किससे सीखा, पुरस्कार और दंड को देखकर सारी बात सीख गया बच्चा। अब वो बच्चा कभी भी ऐसा बुरा काम नहीं करेगा जो उस पर थप्पड़ पड़े, वो ऐसा काम करेगा जिससे उसे पुरस्कार मिले। तो भैया ये जो कहानी चल रही है ना, ये बालक के विकास की ही कहानी चल रही है, ठीक है। हम लोगों ने सेकंड टॉपिक पढ़ लिया, समाजीकरण की प्रक्रिया में जो मुख्य भूमिका निभाते हैं उसका, ठीक है। तो आज हमने मतलब इस वाली वीडियो में सेकंड क्लास में हम लोगों ने 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं, जिसमें पहला टॉपिक था वंशानुक्रम या आनुवंशिकता का प्रभाव क्या पड़ता है, आनुवंशिकता और पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर। पहला टॉपिक ये था। और जो दूसरा टॉपिक था ना ये था समाजीकरण की प्रक्रियाएं, ठीक है, याद रखना। यानी कुल मिलाकर हमारे 4 टॉपिक पूरे हो गए हैं इस वीडियो सहित। ओके, तो अब हम आगे की जो क्लास लेंगे, क्लास 3, उसमें आगे के जो टॉपिक हैं उन्हें क्लियर करेंगे। ये देखिए हमने अब तक 4 टॉपिक क्लियर कर लिए यहाँ तक। देखिए पढ़ने के लिए बहुत सारा है, बहुत सारा, जितना पढ़ोगे उतना कम पड़ेगा। लेकिन यहाँ आपको इस चैनल पे
यही प्रयास रहेगा कि आपको वही चीज़ बताई जाए जो पेपर में अधिकतर आती हैं, जो पेपर में अधिकतर पूछा जाता है, वही चीज़ बताई जाए। ठीक है, तो जितना पढ़ाया जा रहा है आप उतना भी पढ़ लोगे ना तो भी आपके नंबर अच्छे आने से कोई नहीं रोक सकता। बस बढ़िया तरह पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ लेना, आपको 110 प्लस मिलेंगे। बस ध्यान से पढ़ लेना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका कॉन्सेप्ट समझते जाना। ओके, ये 4 टॉपिक हमने आज पूरे कर लिए हैं। अब इसके बाद हम कल देखेंगे, कल क्या देखना है। कल देखिए बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, उनको देखना है। कल ये है ना, इन्हीं की थ्योरी हम लोग पहले देखेंगे। ठीक है, इनकी थ्योरी हम पूरी देखेंगे इन लोगों की, और कोशिश ये रहेगी कि इस वाले टॉपिक को भी देखें, क्योंकि ये वाला टॉपिक बड़ा है थोड़ा, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अब देखते हैं कितने टॉपिक हो पाते हैं, लेकिन चलिए इन दोनों को हम लोग कल देखते हैं। ठीक है, याद रखना। और भैया अच्छी तरह से पढ़ो, ध्यान रखो, अच्छी तरह पढ़ोगे तो सब समझ आएगा। ठीक है, और अब हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए और मज़े से पढ़िए, आनंद ही आ जाए। जब एग्ज़ाम क्लियर करने जाओ तो एक बार में एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए अब वीडियो को हम बंद करते हैं। और आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आगे बढ़ाना। यदि आपको इस प्रयास में ज़रा भी इंटरेस्ट आया हो, पढ़ने में ज़रा भी अच्छा लगा हो, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना और आगे ज़रूर बढ़ाना है। ठीक है, अब खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, राधे राधे, बाय।